हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हॉरर स्टोरीज चैनल 1 में आपका स्वागत है। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद हो। मेरा नाम अखिलेश है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा दोस्त विनेश से मेरी दोस्ती तब हुई जब हम 12वीं कक्षा में आए थे। स्वामीनारायण स्कूल में विनेश मेरा पहला दोस्त बना था। मेरे दोस्त विनेश के पिता एक मनमौजी इंसान थे। विनेश के पिता का नाम बावन भाई है। वो भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच जैसी असुरी शक्तियों में बिल्कुल नहीं मानते थे। लेकिन 2 वर्ष पहले पिशाच ने उनकी ऐसी हालत कर दी थी कि वो ना तो खा पीते ना ही सो पाते। पिशाच के शिकंजे में आने के बाद एक दिन मैं उन्हें देखने गया था, पर दोस्त के पिता की खबर पूछने जाना मेरी बड़ी भूल थी। उस दिन उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर खींचा और मेरे कान में जिस तरह वो चीखे, मेरी तो सांसें अटक गई थी। आज मैं वो सत्य घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो विनेश के पिता बावन भाई के साथ हुई थी। बावन भाई बिजली विभाग में कर्मचारी थे और बावन भाई भूतिया जगहों को चुन चुन कर वहां घूमने जाते और परलौकिक शक्तियों को ललकारते। विनेश के पिता तांत्रिकों और अघोरियों की मस्ती भी किया करते थे। बावन भाई की सारी मस्ती उस दिन निकल गई जब उसका पाला एक खून चूसने वाले सन के पिशाच से पड़ा। हुआ ऐसा कि दिवाली के अगले दिन पड़ने वाली काली चौदशी के दिन बावन भाई नौकरी पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि चौराहे पर किसी ने पानी से गोल घेरा बनाकर उसमें नींबू, मावे के पेड़े और लाल कपड़ा रखा हुआ है। बावन भाई ने सारा कुछ उठा लिया और ऑफिस पर जाकर वह सामग्री टेबल पर रख दी और नाश्ता मांगकर वो नज़र उतारने वाला नींबू तथा पेड़े नाश्ते में खा गए और लाल कपड़े से वो मुंह साफ करके उसे गटर में फेंक दिया। बावन भाई को समझ नहीं था कि वो किस मुसीबत में फंस चुके हैं। वो चौक पर पड़ा उतारा एक पिशाच उतारा हुआ था और उसे एक अघोरी ने चौक में आज़ाद किया था। वो प्रेत नींबू और पेड़े के माध्यम से बावन भाई के चपेट में लाने वाला था। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, बावन भाई का सिर भारी होने लगा और दोपहर के 12 बजते ही उनको खून की उल्टी होती। सारे ऑफिस कर्मी ये देखकर भौचक्के रह गए और तुरंत बावन भाई को अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज तो लगा दिया, पर पिशाच नाम की बीमारी को भला डॉक्टर कैसे भगाए। रात 12 बजे से पिशाच ने तांडव शुरू कर दिया। बावन भाई के पेट को कभी फुला देता तो कभी अंदर ले देता, कभी उनके सामने आकर नाचता तो कभी उनको काटने लगता, कभी उसका गला पकड़ता तो कभी उनके कपड़े फाड़ देता। बावन भाई को तुरंत अस्पताल से घर ले जाना पड़ा, जहां उन्हें बांधकर रखना पड़ता था। मेरे दोस्त के पिता की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता था। उनकी ऐसी दशा 3 महीने तक रही। इन 3 महीनों में वो एक कैंसर पीड़ित रोगी जितने कमज़ोर हो गए और उन्होंने सबसे बात करना तक छोड़ दिया था। उनके घर वालों ने बावन भाई को ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दवा, दुआ, दान फटकार, प्यार सब आजमाया, पर बावन भाई दिन बर दिन बेकाबू और बीमार ही बनते गए। अंत में डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इनकी बीमारी हमारी समझ से बाहर है। तभी चमत्कार हुआ और एक अघोरी बावन भाई के घर आए। उनसे सिर्फ इतना कहा कि आपके घर में जिसे रहस्यमय तकलीफ है उसे मेरे सामने ले आइए, मैं उसकी तकलीफ ले जाने आया हूँ। मेरे दोस्त विनेश की माँ ने
तुरंत अपने पति बावन भाई को वहां खड़ा कर दिया। उस साधु अघोरी ने फिर कहा कि जा, कुछ कपड़े, पेड़े और एक नींबू लेकर आ। कपड़ों में लाल कपड़ा लेके आना। आंटी ने तुरंत सारी सामग्री ला दी और उस अघोरी साधु ने कहा कि अब चुप बैठ जाओ सब लोग। फिर अघोरी वो झूठा पेड़ा और नींबू वही खुद खा गए और लाल कपड़े को अपने गले में बांध लिया। फिर एक पानी लोटा उसने बावन भाई के सिर से घुमाकर पानी खुद पी गए। वो वहां से चला गया। अघोरी साधु के जाने के बाद 3 दिन में बावन भाई जैसे थे वैसे बन गए। और अजीब बात यह थी कि बावन भाई को यह तक याद नहीं था कि उनकी हालत खराब भी हुई थी। मैं आज भी वो भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच में नहीं मानता और मन मर्जी से परलोक शक्तियों को ललकारते रहते हैं और मज़े से ज़िंदगी बिता रहे हैं। मेरा नाम दयामंती है और मैं जाम खाम्बलिया की रहने वाली हूँ। मैं एक गृहिणी हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा विवाह वर्ष 1980 में वसंत पंचमी के दिन हुआ था। बचपन से ही मेरे घर में धार्मिक माहौल रहा है, इसलिए पूजा पाठ और हवन दान वगैरह धार्मिक कार्यों से मेरा नाता जुड़ा हुआ है। शादी करके जब मैं ससुराल आई तब मेरे ससुराल का पूरा कुटुंब आत्माओं से परेशान था और शादी के दूसरे ही दिन हमारे पूर्वजों की अतृप्त पितृ आत्माओं ने मुझे भी सताना शुरू कर दिया। मेरे पति एक फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में काम करते थे, जिसकी वजह से रात को मैं अकेली होती थी। मेरे बगल वाले कमरे में मेरी सास और ससुर का कमरा था। पहले कुछ दिन तो मुझे अजीब अजीब आवाज़ें और धुंधले आकृतियाँ नज़र आने लगी, जिसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया। वो मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। धीरे धीरे घर की चीज़ों का अचानक गिर जाना और दिल दहला देने वाली काली चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने अपनी सास और पति से इस बात की फरियाद की, पर उन्होंने मुझे यह कहकर समझा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, पितृ कार्य जल्दी करवाएंगे, तब ऐसी घटना बंद हो जाएगी। मैंने भी हिम्मत बांध ली और अपनी परेशानियों का मुकाबला करने लगी। मेरे साथ जो घटना घट रही थी वो सपने में घट रही थी या हकीकत में, इस बात को आज तक मैं समझ नहीं पाई। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ लगातार 3 साल तक हुआ है। हर रात सोने के बाद खुले बालों वाली सफ़ेद साड़ी वाली डरावनी औरत मेरे सामने खड़ी हो जाती थी और मुझे चिल्लाकर जगाती। अंधेरे में उसकी आंखें लाल चटक चमकती दिखाई देती थी और उसके पीछे एक गुस्सैल पुरुष भी खड़ा रहता था। वो दोनों मुझे खींचकर मेरे घर से बाहर ले जाते और मुझे कहते कि अगर मैं रोई या चिल्लाई तो वो मुझे ऐसी जगह ले जाएंगे कि वहाँ से कभी लौटकर वापस नहीं आ पाऊंगी। मैं डरी डरी सहमी उनके साथ चल जाती। वो दोनों रोज़ मुझे मेरे हाथ से पकड़कर खींचते हुए मीलों दूर ले जाते। अंधेरे में यह सफ़र घंटों तक चलता रहता और मुझे अंत में वो दोनों किसी खंडर जैसी जगह पर रोज़ खींच ले जाते। खंडर पर पहुंचने के बाद अचानक वो गुस्सैल आदमी कहीं से कुल्हाड़ी लाकर गड्ढा खोदने लगता और उस डरावनी सफ़ेद साड़ी वाली औरत से कहता कि इसे वापस नहीं जाने देना है, इसे यहाँ जिंदा ही गाड़ देना है। यह सुनकर तो मेरे हाथ पांव कांपने लगते और मैं चीख चीख कर बचाने की गुहार लगाने लगती। गड्ढा खोदने के बाद वो व्यक्ति मुझे गड्ढे में डालने लगता, पर वो विकराल औरत उसे ऐसा करने से रोकने लगती और उस आदमी से झगड़ते हुए मुझे वापस दौड़ा कर अपने घर मेरे पलंग तक पहुंचा आती थी। ऐसा करने पर वो गुस्सैल आदमी भी पीछे पीछे भागता हुआ वापस घर तक आता और सफ़ेद साड़ी वाली डरावनी औरत को वही मेरे रूप में ही मारने पीटने लगता। वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत मार खाते खाते मेरी ओर देखती और वेशियानी तरीके से हंसती जाती। पूरी रात
ये डरावना मंजर मेरे साथ चलता रहता और मैं डरती कांपती ये सब सहती रहती। और सुबह होने के बाद ये सब अदृश्य हो जाता और फिर मैं देखती कि वो दोनों गायब हो जाते। 3 साल तक ये आतंक झेलने के बाद मैं बीमार हो गई और मेरे माता पिता मुझे ससुराल से मेरे घर मायके ले आए। फिर मेरे पिताजी ने मेरे ससुराल में मेरे सास और ससुर से चंडी पाठ और अतृप्त पितृ शांति कार्य करवाने को कहा। धार्मिक कार्य संपन्न करने के बाद कभी फिर मुझे वो डरावना अनुभव नहीं हुआ और पुरोहित से पूछवाने पर पता चला कि वो लोग मेरी सास के देवर और देवरानी थे और मेरी सास के पास जा नहीं पा रहे थे, इसलिए मुझ पर कहर ढा रहे थे। पुरोहित के कहे अनुसार वो दोनों मेरे सास के द्वारा सताए जाने की वजह से आत्महत्या कर बैठे थे, इसलिए भटक रहे थे। मेरे ससुराल वालों के कहने के मुताबिक मेरी सास के देवर और देवरानी बिना बताए कहीं चले गए थे और आज तक लापता है। फैमिली एल्बम में पुराने फोटोग्राफ देखने पर मैंने फौरन उन दोनों को पहचान लिया। मेरा नाम कृष्णा है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में सोचकर आज भी मुझे नींद नहीं आती। मैं बचपन से ही छुट्टियां मिलने पर नाना नानी के घर आया जाया करता था और इस बार भी मैं छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ जा रहा था। मेरे नाना जी के गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि सड़क के रास्ते से काफ़ी समय लगता है। इसलिए बचपन से ही मेरे मामा के साथ मैं इस जंगल में गुजरता था। यह पहला मौका था जब मेरे साथ कोई नहीं था और मैं अपनी बाइक से उस कच्चे रास्ते से गुजर रहा था। उस दिन छुट्टियां पड़ने की खुशी में मैं सारे दिन में दोस्तों के साथ घूमता था, जिसके कारण शाम को मुझे काफ़ी देर हो गई थी। एक बार तो मैंने सोचा कि रात हो चुकी है, सुबह चला जाऊंगा, लेकिन नाना जी के यहाँ दूध घी के बारे में याद करते हुए मैं रात के 8 बजे ही निकल गया। मैं खुशी खुशी रात में अकेले गुनगुनाते हुए जा रहा था। वो जंगल एकदम सुनसान था और रात को उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था, लेकिन गांव पहुंचने की जल्दबाजी में मैंने उस रास्ते को चुना था। जब मैं जंगल के बीच में पहुंचा तब अचानक मुझे टॉर्च जैसी रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा इतनी रात को इस घने जंगल में कौन घूम रहा है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे धोती कुर्ता पहने एक आदमी नज़र आया जो गाड़ी को रोकने के लिए हाथ का इशारा कर रहा था। मैंने पहले तो गाड़ी नहीं रोकने का सोचा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये कोई चोर लुटेरा होगा, लेकिन जब फिर मैंने सोचा शायद कोई जंगल में भटक गया होगा, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने उससे पूछा कहाँ जाना है। वो आदमी बोला तो कुछ नहीं, पर बल्कि उंगली से मेरे नाना जी की गांव की ओर इशारा करने लगा। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाओ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। वो मेरे बाइक के पीछे बैठ गया और मैंने बाइक शुरू कर दी। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद अचानक मेरे बाइक की स्पीड कम हो गई। मैं ज़ोर से रेस दे रहा था, पर फिर भी बाइक 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल रही थी। मैंने सोचा कि अगर ऐसे बाइक चली तो गांव पहुंचने तो आधी रात हो जाएगी और इस जंगल में कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अब चलना तो था, इसलिए धीरे धीरे ही बाइक चलाता रहा। अब मैंने पीछे बैठे आदमी से फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस हाँ हो हाँ कर रहा था। उसने मुंह पर गमछा बांध कर रखा था, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद
अचानक मेरे बाइक की स्पीड बढ़कर 80 हो गई और रेस कम करने पर भी वो कम नहीं हो रही थी। अचानक से मेरे पीछे बैठने का गमछा हवा में उड़ गया और जब मैंने कांच में उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम नीला था और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी। कांच में देखते ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई और बाइक से मेरा संतुलन गड़बड़ा हो गया, जिससे मेरी बाइक नीचे गिर गई और मैं दूर घसीटा चला गया। मेरे पैरों में चोट आई थी, लेकिन मैंने चोट की परवाह किए बिना भागना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ी दूर पर ही गांव की रोशनी नजर आ रही थी। मैंने भागते हुए जब पीछे देखा तो लौटता हुआ मेरे पीछे आ रहा था वो आदमी, और भयंकर धूल उड़ रही थी, जिससे मेरी नज़र अच्छी उस पर नहीं पड़ रही थी। अचानक धूल के बीच मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरा गला पकड़ लिया है और मुझे घुटन होने लगी। तभी मुझे सामने से गांव के 2-3 लोग जंगल की ओर आते दिखे, तो मैंने ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाया। तो मेरी तरफ वो लोग आए और धूल में लाठियां बरसाने लगे। उसकी कुछ लाठियां मुझे भी लगी, लेकिन वो भूत भाग गया था। अब वो मुझे तुरंत नाना जी के घर लेकर गए और उन लोगों ने बताया कि वो जंगल के पास ही अपने खेतों में रात की रखवाली कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली, वरना आज तो भगवान ही मालिक था। मैंने उन लोगों से और नाना जी से उस गमछे वाले आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले सूखा पड़ने पर जब एक किसान की फसल बर्बाद हो गई और वो भारी कर्जे में डूब गया, उस वजह से उसने जंगल में जाकर अपने गमछे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से रात को कोई भी उस रास्ते से अकेला नहीं गुजरता, क्योंकि वो अकेले गुजरने वाले लोगों को खुद की तरफ पेड़ पर फांसी से लटका कर मार देता है और 2-3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब मुझे सारी घटना पता चली, लेकिन मैं अब भी काँप रहा था। उस घटना के बाद मैं कभी जंगल वाले रास्ते में नहीं गया और उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो आज भी सिहरन पैदा हो जाती है। मेरा नाम अरविंद दीवान है। मैं बीए तक पढ़ा हूँ और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। स्वभाव से काफ़ी मिलनसार होने की वजह से मैं काफ़ी जल्द दोस्त बना लेता था। फेसबुक पर मिले एक दोस्त ने मुझे गुजरात घूमने आने की सलाह दी। वैसे तो मैं घूमने फिरने कम ही जाता हूँ, पर गुजरात पोरबंदर शहर गांधी जन्मभूमि कही जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन चला जाता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी छुट्टियाँ इतनी भयंकर बीतेगी। आज भी मैं उस खाकी कपड़े पहने हुए भूत के बारे में सोचता हूँ तो डर के मारे मेरी चीख निकल जाती है। पोरबंदर में मेरे नए दोस्त रवि ने रेलवे स्टेशन के पास अपने घर में ही मुझे रहने की जगह दी। 10 दिन की छुट्टियाँ मैंने चौपाटी, कीर्ति मंदिर, कलमा बाग, हरि मंदिर, भारत मंदिर और तारा मंदिर देखकर बिताने का फैसला किया। रवि नौकरी करता था, इसलिए उसके पिता को दोपहर का खाना पहुंचाने में मैंने मदद करने का फैसला किया। दोस्त के पिता की यह मदद मुझे भारी पड़ गई। मैं जंक्शन रोड से दोपहर में टिफ़िन लेकर पैदल जा रहा था। अचानक मेरी नज़र दाईं ओर खड़े खाकी कपड़े वाले इंसान पर गई। मुझे लगा कि रेलवे का कर्मचारी होगा। मैंने उसे देखकर सिर हिलाया, उसने भी सिर हिलाया। पैर में जैसे ही आगे बढ़ा, वो भी रेल की पटरी के साथ आगे चलने लगा। अब मेरे पसीने छूटने लगे, क्योंकि मुझे लगा कि या तो ये सनकी पागल है या मुझे मार के लूटने वाला है। मैंने अपनी गति बढ़ा दी। वो भी मेरे साथ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उसने अचानक एक पत्थर उठा लिया और दूसरे हाथ में पहले से ही एक
लकड़ी की छड़ी थी। झुकते वक्त उसकी पीठ मेरी ओर हुई और मैंने देखा कि उसकी पीठ पर मांस के लोथड़े लटक रहे हैं और उसकी पीठ के निचले हिस्से में बेतहाशा खून टपक रहा है। अब मैं समझ चुका था कि मेरा पाला किसी मुसीबत से है। हम दोनों भाग रहे थे। अचानक ट्रेन की आवाज़ बजी और सीटी बजते ही वो आदमी चिल्लाया मुझ पर। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं तो बिना सोचे समझे टिफिन फेंककर जोर से भागा। मेरी चप्पल भी छूट गई और कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर मैं करीब 300 मीटर दौड़कर हाईवे तक पहुंचा। सन्नाटे और उस सनकी से दूर आकर लोगों की भीड़ देखकर मेरी जान में जान आई तो मेरा दर्द कम हो गया। पर मैं डर के मारे रो पड़ा और मेरी सांसें इतनी तेज थी कि वो हाईवे पर थककर बैठ गया। मैं रोता हुआ देख लोग जमा हो गए और मेरे जेब से फ़ोन निकालकर मेरे दोस्त को लोगों ने वहाँ बुलाया। मेरा दोस्त मुझे रिक्शा में डालकर अपने घर ले गया। मेरे दोस्त रवि के पिताजी ने मुझे उस रेलवे पटरियों के पास भटकते हरिया नाम के भूत की दुर्घटना वाली कहानी सुनाई। उनके कहे अनुसार हरिया एक रेलवे कर्मचारी था। हरिया का काम ट्रेन की पटरियों को दुरुस्त करना और जानवरों को रेल पटरियों से दूर हाँकना था। हरिया अपना काम बढ़िया कर रहा था। एक दिन रेलवे की पटरी की दरार में गाय का पैर फंस गया। हरिया पटरी की ओर भागा और जोर लगाकर गाय को वहां से निकाल दिया और उसी वक्त अचानक ट्रेन आने लगी। काफ़ी मशक्क़त के बाद हरिया ने गाय का पैर तो निकाल लिया, पर ट्रेन की आवाज़ से डरे और फंसे जानवर ने अपनी सींग से हरिया को उछाल कर पटरी से फेंक दिया और हरिया की पीठ पर ट्रेन गुजर गई। हरिया ने वही दम तोड़ दिया। दुर्भाग्यवश सामने की ओर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग यह दृश्य देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उतने में ये सारी घटना घट गई। शायद इसी वजह से हरिया ट्रेन की पटरियों के पास से गुजरते लोगों को अपना शिकार बनाता है और अपना दुश्मन मानता है। मेरा नाम अंशुल है और मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको मेरे साथ घटी सचनी घटना के बारे में आपको बताना जा रहा हूँ। यह बात आज से 2 साल पहले की है। मैं एक सरकारी परीक्षा का फॉर्म भरा था और मेरी परीक्षा केंद्र जयपुर आई थी। किस्मत से मेरे 2 और दोस्तों का भी केंद्र भी जयपुर था। हालांकि परीक्षा केंद्र अलग अलग जगह पर था। अब हम तीनों दोस्तों ने जयपुर जाने का प्लान के बारे में सोचने लगे। परीक्षा का दिन रविवार था और हमको शनिवार को ही निकलना था। हम दोस्तों ने सोचा कि अगर हम शनिवार को ही चले जाएंगे तो हमें रात को किसी होटल में रुकना पड़ेगा और उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो मेरे दोस्त पीयूष ने पास कार थी और उसने कार में जाने की बात कही। हमने सोचा यह ज़्यादा बेहतर रहेगा, कार में सफ़र भी आसान होगा और अगले दिन जयपुर भी घूम लेंगे। अब हम तीनों दोस्त शनिवार शाम को खाना खाकर पीयूष के घर पहुंच गए। हम तीनों ने सोचा यहाँ से रात को 11 बजे निकलेंगे और सुबह 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे और हमारी परीक्षा का समय 9 बजे था। अब हम 11 बजे उदयपुर से रवाना हो गए। हर स्टूडेंट की तरह परीक्षा तो एक बहाना था, लेकिन हमको तो जयपुर घूमना था। हमने कार में म्यूजिक चला दिया और बात करते हुए जा रहे थे। रात को 2 बजे हमने भीलवाड़ा शहर पार कर लिया था। भीलवाड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी ही हमें पार की होगी। हमें रास्ते में दूर से एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी। तभी हमको हाथ का इशारा करती हुई एक औरत मारुति ऑल्टो गाड़ी के पास दिखाई दी। मैंने तो भूत की काफ़ी कहानियां सुन रखी थी, किस तरह सुनसान सड़क पर आत्मा ही पीछा पड़ जाती है। मैंने पीयूष को गाड़ी रोकने से मना कर दिया, लेकिन पीयूष बोल रहा था कि उसको मदद करनी चाहिए। लेकिन
मैंने पीयूष को कसम दिलाकर वहां से जाने को कहा। जब हमने उस औरत की गाड़ी को पार किया तो मेरी जान में जान आई। अब हम शायद 5 किलोमीटर ही चले होंगे कि वो गाड़ी फिर से दिखाई दी और वो औरत भी खड़ी थी। हम तो विश्वास नहीं हो रहा था। हमारे डर के मारे पसीने छूट रहे थे। आज ये आत्मा हमारे को मारकर ही रहेगी। मैंने पीयूष को गाड़ी की गति बढ़ाने को कहा और 120 से ज़्यादा की स्पीड से गाड़ी भगाना शुरू कर दिया पीयूष ने, और हमने फिर से उसकी गाड़ी को पार कर लिया। पीयूष भी अब बहुत डर चुका था और तभी हमने एक ढाबा नजर आया। हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं ताकि डर थोड़ा कम हो जाए। पीयूष ने ढाबे पर गाड़ी रोक दी और फिर हमने अपना मुंह धोया और चाय मंगाई। ढाबे वाले ने हमको देखकर पूछा कि तुम लोग इतने घबराए क्यों हो। तो हमने ढाबे वाले से सारी बात बताई। ढाबे वाला मन मन मुस्कुराया और बोला कि आज से 3 साल पहले डिवाइडर से टक्कर खाकर एक औरत की उस रास्ते पर मौत हो गई थी और उसी आत्मा उस 10 किलोमीटर के दायरे में रात के 2 से 3 बजे के बीच लोगों से लिफ्ट मांगती है। और गनीमत है कि तुम्हारी गाड़ी के बीच में वो नहीं आई, नहीं तो तुम लोग भी मारे जाते। हम लोग उसके बाद सुनकर और ज़्यादा डर गए। उसने बोला अब डरने की कोई बात नहीं, अब तो निकल सकते हो। हम 4 बजे उस ढाबे से रवाना हुए और उस आत्मा के बारे में बात करते करते सुबह 8 बजे जयपुर पहुँचे। जब हम तीनों परीक्षा देकर आए तो हमने अगले दिन सुबह जयपुर से रवाना होने की बात कही ताकि आत्मा का फिर से सामना ना हो। मेरा नाम आकाश है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी सच्ची घटना के बारे में आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। हम तीनों दोस्त उमेश और आशीष हमेशा साथ रहते थे और साथ घूमा करते थे। मेरे दोस्त उमेश के पिताजी हमारे प्रदेश के एक चर्चित नेता थे और उनके कई फार्म हाउस थे जहां वो छुट्टियां बिताया करते थे। एक दिन मैंने उमेश से उसके फार्म हाउस पर घूमने की बात कही तो उसने तुरंत हाँ कर दिया। हम तीनों दोस्त उमेश की कार लेकर एक फार्म हाउस के लिए निकल पड़े। वो फार्म हाउस हमारे घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ सुनसान जंगल भी था। जब उस फार्म हाउस में पहुंचे तो देखा कि ये तो बहुत पुराना है। उमेश ने बताया कि ये फार्म हाउस मेरे दादाजी ने बनवाया था और पिछले 5 सालों से बंद है। उस फार्म हाउस की रखवाली एक गार्ड करता था। अब हम अंदर पहुंचे तो देखा कि बंगला तो काफ़ी आलीशान था लेकिन काफ़ी ज़र्र हो चुका था। उस बंगले को देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि आज से 40 साल पहले ये बंगला कितना सुंदर लगता होगा। हम सब उस बंगले के एक एक हिस्से में घूम रहे थे। तभी मैंने देखा कि एक कमरे के बाहर भारी ताला लगा हुआ है। हमने उमेश से पूछा कि ये ताला क्यों लगा है तो उमेश ने कहा कि उसके पिताजी ने उसको बताया कि दादाजी ने 5 साल पहले इसी कमरे में फांसी लगा के जान दे दी थी। हालांकि उनकी फांसी का कारण कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन तब से यह दरवाज़ा बंद है। अब हम सभी एक बड़े हॉल में जाकर बैठ गए। तभी आशीष ने कहा कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। हमने वहीं बैठकर मस्ती मजाक करना शुरू कर दिया। आशीष को गए काफ़ी देर हो गई थी, वो अब तक नहीं आया था। हम उसको ढूंढने बाहर गए और गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ तो कोई नहीं आया। अब हम वापस अंदर आकर घर का हर एक कोना ढूंढने लगे। तभी उमेश की नज़र उसके दादाजी के कमरे की तरफ पड़ी तो देखा कि उस कमरे का ताला टूटा हुआ है। हम डरते हुए उस दरवाजे के करीब आए तो देखा कि आशीष उस कमरे में एक कोने में दुबका हुआ बैठा है। हम उसके पास गए और उसे पूछा, अरे भाई ये ताला तोड़ा क्यों और इसमें क्यों आया तू?
तभी आशीष ने ऊपर देखा तो आंखें एकदम लाल थी और अजीब भारी आवाज में बोला, भाग जाओ यहाँ से। हमने सोचा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो तभी उठा और चाकू लिए उसको मारने दौड़ गया। हम दोनों डरते कांपते हुए वहां से भागने लगे। वो भी हमारे पीछे आया और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला वो बेहोश होकर गिर पड़ा। हमने तुरंत घर फोन किया और उसके घर वालों को बुलाया तो उसके घर वाले एम्बुलेंस लेकर आ गए। वो कई दिनों तक बेहोश रहा और जब उसे होश आया वो सामान्य था। डॉक्टर ने चक्कर आना उसके बेहोशी का कारण बताया। हमने घर वालों को यह घटना कभी नहीं बताई, लेकिन हमने अब आशीष से पूछा तो उसने बताया कि जब उसके दादाजी के कमरे से वो गुजर रहा था तो उस कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही सब सुनने के लिए दरवाजे के पास कान लगाया, उसके बाद उसको कुछ याद नहीं और सीधी उसकी आँख हॉस्पिटल में ही खुली। इस घटना के बाद उस फार्म हाउस पर कभी नहीं गए हम लोग। हमको एहसास हो गया था कि उमेश के दादाजी की आत्मा आज भी उस फार्म हाउस में मौजूद थी, जो किसी का इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है। वैसे कम सब्सक्राइबर्स होने के कारण मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे आगे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिले। आपको नीचे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए और उसके पास जो घंटी दिख रही है उसे दबा दीजिए, जिससे कि मैं कभी भी नई वीडियोस डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।